सभी को नमस्कार। साइंस बाय मनोज सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं मनोज कलोरिया आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, अपन जो रीट और सीईटी को लेकर जो साइंस की टेस्ट सीरीज बोले तो एमसीक्यू जो ऑनलाइन हमने स्टार्ट कर रखी थी, उसमें जनन तंत्र से संबंधित सर एक क्लास हमारी पीछे हो चुकी थी। ये सर हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जितने भी साथीगण चैनल पे नए आए हैं, नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, देखिए पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखना, वर्षण में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वर्षणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए सर वर्षण होते कहां है या वर्षण होते क्या हैं। वर्षणों के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो सर कह सकता हूं कि वर्षण जो होता है ये बेटा नर जननांग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? नर जननांग होते हैं। और नर जननांग की अगर आपको प्राथमिक इकाई पूछी जाए, क्या पूछी जाए दोस्तों? प्राथमिक इकाई। अगर नर जननांग की प्राथमिक इकाई अगर आपको पूछी जाए तो क्या रहेंगे बेटा? वर्षण रहेंगे, जिसे अपन टेस्टिस भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेस्टिस भी बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं सर वर्षणों के बारे में, वर्षण जो होते हैं इनका अगर आपको प्रमुख या मेनली कार्य अगर आपको पूछा जाता है तो कह सकते हैं सर इसका प्रमुख जो कार्य होते हैं दोस्तों वो होता है शुक्राणु निर्माण का। क्या रहेगा दोस्तों? शुक्राणु निर्माण का। ये शुक्राणु निर्माण का कार्य करते हैं, जो कि शुक्राणु के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो हम कह सकते हैं सर शुक्राणु जो होते हैं ये मानव में नर जनन तंत्र की प्राथमिक या नर जनन की प्राथमिक जनन इकाई जो होती है मेरे दोस्तों वो क्या होती है? शुक्राणु होती है, जो कि मानव शरीर में बहुत सारे होते हैं, यानी करोड़ों की संख्या में स्पर्म निकलते हैं। और ये शुक्राणु जो होते हैं ये सर मानव शरीर का जो तापमान होता है, मानव शरीर के तापमान पर दोस्तों ये नहीं बढ़ पाते। इसीलिए क्या होता है कि वर्षण जो होते हैं मानव शरीर में, जो नर होता है, नर में वर्षण उधर गुहा के बाहर की तरफ स्थित होते हैं। और वर्षणों के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो सर कह सकते हैं कि वर्षणों के अंदर बेटा 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। वर्षणों के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? एक तो मैं कह सकता हूं सर स्पर्मेटोगोनिया कोशिका। कौन सी होती है मेरे दोस्तों? स्पर्मेटोगोनिया सेल। एक होती है बेटा सर्टोली सेल। कौन सी होती है बेटा? सर्टोली सेल। एक होती है स्पर्मेटोगोनिया कोशिका, एक होती है सर्टोली सेल, और तीसरी जो होती है मेरे दोस्तों वो होती है लैडिंग सेल। कौन सी होती है? लैडिंग सेल। और ये लैडिंग सेल जो होती है, इससे अगर मैं चर्चा करूं तो सर कह सकता हूं इससे नर जनन हार्मोन स्रावित होते हैं। क्या होते हैं बेटा? नर जनन हार्मोन स्रावित होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया, ये हार्मोन बेटा इसमें स्रावित होते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि सर वर्षणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो वर्षणों से जो हार्मोन स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया कोशिका जो होती है सर ये शुक्राणु निर्माण का कार्य करती है। वर्षणों में जो शुक्राणु का निर्माण कराने का जो कार्य करते हैं मेरे दोस्तों वो कौन करता है? स्पर्मेटोगोनिया करता है। दूसरी बात अगर सर्टोली की बात की जाए तो सर्टोली कोशिका जो होती है स्पर्म बोले तो शुक्राणु का जैसे निर्माण हुआ, निर्माण होने के पश्चात उन शुक्राणु को जो पालन पोषण प्रदान करने का जो काम करता है मेरे दोस्तों वो कौन करता है? सर्टोली कोशिका करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना। अगर आपको थायरोक्सिन के बारे में पूछा जाए तो सर मैं कह सकता हूं कि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये बेटा थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि के द्वारा? थायराइड ग्रंथि, जिसे अपन अवटू ग्रंथि के नाम से भी जान सकते हैं। और ये थायराइड ग्रंथि जो होती है मानव शरीर में दोस्तों गले में स्थित होती है, जो कि एच आकार की होती है। थायराइड ग्रंथि बेटा हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति करवाने का कार्य करती है, जो कि मानव शरीर में अगर आपको पूछा जाए कि आयोडीन होता है मानव शरीर में, एक स्वस्थ मनुष्य के प्रतिदिन 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। कितनी होती है मेरे दोस्तों? 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। इंसुलिन की अगर मैं बात करूं तो सर ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये बेटा अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। और अग्नाशय ग्रंथि की जो बीटा कोशिका होती है, ग्रंथि जो होती है अग्नाशय ग्रंथि में अगर देखा जाए तो सर ये एक सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अंतःस्रावी पार्ट और एक होता है बेटा बहिस्रावी। एक तो एक्सोक्राइन और एक होता है बेटा एंडोक्राइन पार्ट। जो अंतःस्रावी जो पार्ट होता है, अंतःस्रावी पार्ट जो मात्र और मात्र 1% रहता है। बहिस्रावी जो पार्ट होता है वो 99% बोले तो 99% पार्ट होता है। जो बहिस्रावी पार्ट में क्या होता है सर, कुछ पाचक रस स्रावित होते हैं, कुछ एंजाइम से स्रावित होते हैं, जो कि हमारे शरीर के सबसे शक्तिशाली पाचक रस होते हैं बेटा वो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं। इसी कारण जो मिश्रित ग्रंथि बोले तो हमारी अग्नाशय ग्रंथि जो होती है जिसे पेंक्रियाज ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ये पेंक्रियाज ग्रंथि को बेटा अपन पाचक ग्रंथि के नाम से भी जान सकते हैं। दूसरी बात सर
इसका जो अंतःस्रावी भाग होता है, इसी अंतःस्रावी भाग में मैं बता सकता हूं सर इसमें केवल और केवल 1% भाग होता है। 1% भाग में बेटा 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, या फिर मैं कह सकता हूं कि इसमें सिर्फ कुछ लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिका पाई जाती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। जो अल्फा कोशिका होती है वो सिर्फ ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव करती है, बीटा कोशिका जो होती है मेरे दोस्तों वो इसका इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है, और अगर मैं बात करूं सर हमारी जो डेल्टा कोशिका होती है वो टेस्ट अपन बात करें तो बीटा, अल्फा, बीटा और डेल्टा 3 कोशिका होती है, जिसमें अगर अपन चर्चा करें इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये अग्नाशय ग्रंथि की बेटा बीटा कोशिका से स्रावित होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना। एस्ट्रोजन जो होता है ये बेटा अपन कह सकते हैं कि मादा जनन हार्मोन होता है। कैसा होता है मेरे दोस्तों? मादा जनन हार्मोन होता है जो किस तरह अंडाशय से स्रावित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्तों? डी आ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर, वर्षण में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया कौन सी सेल में होती है? बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया कि सर वर्षण जो होते हैं, वर्षणों का प्रमुख कार्य क्या होता है? शुक्राणु निर्माण का होता है। क्या होता है बेटा? शुक्राणु निर्माण का होता है। और शुक्राणु की जो उत्पत्ति करने का जो काम करता है वो कौन करता है सर? वर्षण करता है। बात ये ध्यान में रखना कि सर इसमें 3 कोशिका होती है, लेडिंग सेल होती है, सर्टोली, और एक होती है स्पर्मेटोगोनिया, और एक अपन कह सकते हैं उपयुक्त सेल। लेडिंग जो सेल होती है, लेडिंग सेल में अभी मैंने बताया कि सर ये नर लिंग हार्मोन का स्रावण करते हैं। किसका मेरे दोस्तों? नर लिंग हार्मोन का स्रावण करना या उनकी उत्पत्ति करवाना या उनका सिक्रेशन करने का कार्य करता है। अगर सर्टोली की मैं बात करूं तो सर्टोली कोशिका जो होती है, सर्टोली कोशिका जो होती है ये शुक्राणु निर्माण के पश्चात शुक्राणु का जो पालन पोषण करने का जो काम करता है, शुक्राणु निर्माण के पश्चात जो शुक्राणु का जो पालन पोषण करने का जो काम करता है मेरे दोस्तों वो कौन करता है? हमारी सर्टोली कोशिका। कौन सा करता है? सर्टोली कोशिका करती है। 1 मिनट ध्यान देना दोस्तों। जी सर, सर्टोली कोशिका जो कि सर शुक्राणु का पालन पोषण करने का कार्य करता है। क्या करता है बेटा? पालन पोषण करने का कार्य करता है। और स्पर्मेटोगोनिया को जो होता है इसका मेनली काम होता है बेटा शुक्राणु का निर्माण करना। क्या करना बेटा? शुक्राणु निर्माण करना। और यही बात अगले ने पूछा है कि सर शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया जो होती है बेटा स्पर्मेटोगोनिया कोशिका। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा। बात यह थी कि तीनों की तीनों कोशिका वर्षण में ही स्थित होती है। तीनों की तीनों कोशिका जो होती है किसमें स्थित होती है? वर्षणों में स्थित होती है, लेकिन तीनों का अलग अलग कार्य होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर देखिए, शुक्राणुओं को निषेचन के लिए परिपक्व कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सर शुक्राणु जो होते हैं ये सर उत्पत्ति होगी, लेकिन उत्पत्ति होने के पश्चात इनमें निषेचन होना जरूरी होता है। और निषेचन होने से पहले सर ये निषेचन के लिए परिपक्व होना भी जरूरी होता है। तो सर इनको परिपक्व कौन करता है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैं नॉर्मल सी बात करूं सर, ये हमारा एक अपन बात करते हैं सर, ये नर जननांग हो गए। क्या हो गए दोस्तों? नर जननांग हो गए। ये बात आपको ध्यान में रखना। यहां पर मैं कह सकता हूं सर क्या होते हैं? वृषण होते हैं। क्या बेटा? वृषण होते हैं। ये हो गए। वर्षणों के ऊपर अगर यहां पर देखा जाए तो एक अत्यंत कुंडलित रूपी संरचना होती है जिसे बोला जाता है बेटा अधिवर्षण। क्या बोलेंगे अपन उसे? अधिवर्षण। और इसी अधिवर्षण को बेटा शुक्रवाहिका के नाम से भी बोल सकते हैं। किस नाम से बोल सकते हैं अपन? शुक्रवाहिका के नाम से भी बोल सकते हैं। यहां वाली जो अगर अपन इसको बात करें तो ये होती है बेटा शुक्रवाहिनी। क्या होती है बेटा? शुक्रवाहिनी। यहां पर देखा जाए तो इसे अपन बोलेंगे बेटा शुक्राशय। क्या कहेंगे दोस्तों? शुक्राशय। और यहां पर ही होती है मेरे दोस्तों प्रोटेस्ट ग्रंथि। कौन सी होती है बेटा? प्रोटेस्ट ग्लैंड या प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना। यहां जो होता है सर अपन कह सकते हैं सिशन होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? सिशन होता है। होता क्या है कि सर अभी मैंने बताया कि वर्षणों के आंतरिक रूप में अगर देखा जाए तो सर इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिसमें हमने बताया सर लेडिंग सेल होती है, स्पर्मेटोगोनिया, और एक होती है हमारी जो सर्टोली कोशिका। तो स्पर्मेटोगोनिया कोशिका जो होती है सर वहां से हमारे शरीर में शुक्राणु निर्माण की प्राप्ति हुई। शुक्राणु निर्माण की प्राप्ति के पश्चात ये शुक्राणु जो होते हैं ये सर कहां पर आ जाएंगे? अधिवर्षण में आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे बेटा? ये अधिवर्षण में आ जाएंगे। और अधिवर्षण बोले तो शुक्रवाहिका में आ जाएंगे। और शुक्रवाहिका में आने के पश्चात ये निषेचन के लिए परिपक्व अवस्था में होंगे। इससे पहले ये निषेचन के लिए परिपक्व नहीं थे। इनका जन्म हुआ, इनकी उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति होने के पश्चात कुछ समय के लिए इनका पालन पोषण हुआ, लेकिन उसके बाद में सर जैसे मैथुन या संभोग की क्रिया होगी तो उससे पहले ये सर शुक्राशय तक जाएंगे। तो शुक्राशय तक जाएंगे तो सर इससे पहले एक कंडीशन निकल के आती है कि सर ये जो शुक्राणु होते हैं ये निषेचन के लिए परिपक्व होना जरूरी होता है। निषेचन के लिए जब परिपक्व होंगे, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन
पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, निषेचन के लिए परिपक्व कहां पर होता है? सर ये शुक्राणु यहां से निकले, निकलने के पश्चात ये कहां पर चले गए? अधिवर्षण बोले तो शुक्रवाहिका में चले गए, और शुक्रवाहिका में जाने के पश्चात ये शुक्राणु जो होते हैं ये निषेचन बोले तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या हो जाते हैं मेरे दोस्तों? परिपक्व हो जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन के लिए परिपक्व होने के पश्चात ये जो नलिका रूपी जो आपको दिख रही है, ये नलिका रूपी जो संरचना जो वर्षणों को बेटा शुक्राशय तक जोड़ने का कार्य करती है, ये नलिका रूपी संरचना, इसे बेटा शुक्रवाहिनी के नाम से बोला जाता है। ये शुक्रवाहिनी जो होती है ये शुक्राणु को मेरे दोस्तों कहां तक पहुंचा देती है? शुक्राशय तक पहुंचा देती है। और शुक्राशय के पश्चात, शुक्राशय जो होता है सर एक तरलीय चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है जिसे सीमेन या वीर्य बोला जाता है। और ये वीर्य या सीमेन जो होता है बेटा मैथुन या संभोग के दौरान मेरे दोस्तों कहां से? सीसन के माध्यम से ये मादा की योनि में छोड़ दिया जाता है। यहां पर सर क्या होता है? प्रोटेस्ट ग्लैंड होता है, इनका भी कुछ कार्य होता है। ये प्रोटेस्ट जो ग्रंथि होती है इसके बारे में सिंपल सी बात कर सकता हूं कि सब मैथुन या संभोग से पहले ये एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है। क्या? प्रोटिस्ट ग्रंथि, जो कि मूत्र मार्ग जो होता है, क्योंकि नर में मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों समान होते हैं, मतलब कि एक से ही मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों एक ही होते हैं। मादा में मूत्र मार्ग और जनन मार्ग अलग अलग होते हैं, लेकिन नर में क्या होता है? मूत्र मार्ग और जनन मार्ग एक ही होते हैं। मूत्र मार्ग से क्या होता है? मूत्र मार्ग एक अम्लीय मार्ग होता है, उसमें अम्लीयता होती है क्योंकि सर उसमें मूत्र का आवागमन रहता है, तो मूत्र का आवागमन होता है तो सर वो अम्लीय मार्ग होता है। लेकिन शुक्राणु जो होते हैं अम्लीयता सहन नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करते हैं सर? पहले इस अम्लीयता को क्या करते हैं? सही करना, उदासीन करना या सारी प्रवृत्ति में चेंज करना। तो सर ये प्रोटेस्ट ग्रंथि जो होती है एक पदार्थ स्रावित करती है जो कि जो मूत्र मार्ग होता है उस मूत्र मार्ग में शुक्राणु के आगे आगे सबसे पहले आ जाता है, जिससे जो मूत्र मार्ग की जो अम्लीयता होती है, मूत्र मार्ग में जो भी एसिडिटी होती है, अम्लीयता जो होती है, उस अम्लीयता को कम करने का कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। तो बात यही निकल के आती है, शुक्राणु को निषेचन के लिए परिपक्व कौन करता है बेटा? शुक्रवाहिका, यहां पर वाहिका आएगा, यहां पर शुक्रवाहिका रहेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखना शुक्रवाहिका, ये ध्यान में रखना, इसे शुक्रवाहिका कर लो, या फिर इसी को आप अधिवर्षण भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अधिवर्षण भी बोल सकते हो। ये बात भी आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा। वर्षण कोष जो होते हैं ये क्या करते हैं बेटा? वर्षण जो होते हैं वर्षणों का ताप नियंत्रण का कार्य करते हैं। प्रोटेस्ट ग्रंथि की अगर मैंने कहा कि सर प्रोटेस्ट ग्रंथि जो होती है ये तरली चिपचिपा पदार्थ स्रावित करते हैं जो कि मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है। शुक्राशय जो होता है, शुक्राशय में अपन कह सकते हैं सर ये सीमेन का स्रावण करता है। किसका करता है मेरे दोस्तों? सीमेन का स्रावण करता है। वर्षण कोष जो होते हैं ये वर्षणों के ऊपर स्थित होते हैं, जो कि एक त्वचा का बना बिल्कुल लचीला पदार्थ, लचीला पार्ट होता है, ये अपन बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर देखिए, नर में मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? अभी मैंने आपको बताया कि मूत्र मार्ग में जो अम्लीयता को जो नष्ट करने का जो कार्य करता है, शुक्रवाहिका में तो क्या होता है कि शुक्राणु का परिपक्व होता है। क्या होता है बेटा? शुक्राणु का निषेचन के लिए परिपक्वन होना, निषेचन के लिए परिपक्व होना। शुक्रवाहिनी जो होती है ये बेटा शुक्राणुओं को, ये क्या करती है? शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। क्या करती है मेरे दोस्तों? शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जी सर बिल्कुल सही कह रहे। वर्षण कोष जो होते हैं ये बेटा वर्षणों का ताप नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वर्षणों का ताप नियंत्रण करते हैं। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। चलो, और अगर मैं प्रोटेस्ट ग्रंथि की बात करूं तो सर एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है। क्या करता है बेटा? चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा स्रावित करता है। पदार्थ स्रावित करता है, स्रावित करता है, जो कि मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है। जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बड़े आसानी से समझाया था, अम्लीयता को नष्ट करता है या फिर उसे उदासीन बना देता है। क्या कर देता है मेरे दोस्तों? उदासीन बना देता है। तो यही बात अगले ने पूछा है कि मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? प्रोटेस्ट ग्रंथि। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा?
डी आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर, इसमें क्या है मादा ऊंट का गर्भकाल कितना होता है? मादा ऊंट का गर्भकाल कितना होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना। गर्भकाल मतलब कि जब निषेचन की प्रक्रिया होने के पश्चात जब भ्रूण में, जब गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में जब जो गर्भकाल होता है, वो गर्भकाल कितने समय पश्चात एक मादा एक बच्चे को जन्म देती है, ये बात अगले ने पूछा है। तो इसमें मैं आपको 3-4 बातें बता देता हूं। जैसे एक बात करें अपन, सबसे पहले बात करते हैं अपन देखिए खरगोश की। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा खरगोश की, फिर बात करेंगे सर अपन कुतिया की, फिर बात करेंगे सर अपन भेड़ की, फिर बात करते हैं अपन बकरी की, फिर बात करते हैं अपन मनुष्य की, फिर बात करेंगे सर अपन गाय की, फिर बात करते हैं दोस्तों अपन किसकी, भैंस की। ठीक है, बात करते हैं अपन भैंस की, बात करते हैं अपन घोड़ी की, फिर बात करेंगे दोस्तों अपन मादा ऊंट की, और फिर बात करेंगे सर अपन हाथी की। देखिए दोस्तों ध्यान देना, अगर खरगोश की मैं बात करूं तो सर खरगोश का जो रहेगा वो रहेगा बेटा 45 दिन। कितने दिन रहेंगे बेटा? 45 दिन। कुतिया का जो अपन कह सकते हैं बेटा 63 दिन। क्या रहेगा? 63 दिन, 2 माह 2 दिन। भेड़ का 5 माह में से 5 दिन कम, 5 माह में से 5 दिन कम रहेगा। बकरी का बात करें तो सर 5 माह 5 दिन रहेगा। मनुष्य की अगर बात करें तो सर कह सकते हैं 9 माह है। मनुष्य में मादा की अगर बात करें तो कितना रहेगा? 9 माह है। गाय की बात करें तो बेटा 9 माह है 9 दिन हो जाएंगे। अगर मैं भैंस की बात करूं तो सर 10 माह 10 दिन हो जाएंगे। अगर मैं घोड़ी की बात करूं तो सर 11 माह 11 दिन हो जाएंगे, 11 दिन। अगर मैं ऊंट की बात करूं, यही बात पूछा है अगले ने, मादा ऊंट की बात करूं तो सर 13 माह 13 दिन हो जाएंगे, 13 माह 13 दिन हो जाएंगे। हाथी की बात करूं तो सर 640 से लेकर 684 दिन तक हो जाएंगे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 13 दिन बोले तो सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? डी आ जाएगा। जी सर, इसका अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर, गुणसूत्र में क्रोमेटिड, गुणसूत्र में क्रोमेटिड जो होते हैं जिस बिंदु पर सहलगन होते हैं उस बिंदु का क्या नाम होता है? गुणसूत्र पर जो क्रोमेटिड जो सहलगन होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किस उस बिंदु का क्या नाम होता है जिस पर ये सहलगन होते हैं? सेंट्रोमियर। क्या रहेगा बेटा? इसे क्या बोलेंगे अपन? सेंट्रोमियर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। जीन की अगर अपन बात करें तो जीन जो होते हैं बेटा ये आनुवांशिकी की प्राथमिक इकाई होते हैं। बोले तो सर आनुवांशिकी इकाई अगर आपको पूछी जाती है, आनुवांशिकी इकाई अगर आपको पूछी जाती है, आनुवांशिकी इकाई अगर आपको पूछी जाती है तो आपको बता देना जीन, गुणसूत्र, बिंदु, तारका, ये जो होते हैं एक सहेली होते हैं एक अपने आप में। तो इसका सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? डी आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किस से होती है? महिलाओं में जब यौवन जो की शुरुआत मतलब बच्चे उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, यौवन अवस्था जो होती है या वयस्क अवस्था अपन बोले तो सर ये कब प्रारंभ हो जाती है? ये बात हमें ध्यान में देनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर रजो निवृत्ति क्या होता है, पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि सर इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। रजो दर्शन होता क्या है कि महिलाओं में अगर मैं 13 से लेकर 14 वर्ष की उम्र में देखी जाए, 13 से लेकर 14 वर्ष की उम्र में देखा जाए तो महिलाओं में बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। कौन सी हो जाती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया बोले तो जो टाइम पीरियड की जो प्रक्रिया होती है वो 13 से लेकर 14 वर्ष की उम्र में स्टार्ट हो जाती है। जब प्रथम बार महिलाओं में
जब प्रथम बार महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रक्रिया होती है, इसे मेरे दोस्तों रजो दर्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? रजो दर्शन के नाम से जाना जाता है। महिलाओं में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, उसके बाद में जैसे ही महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रक्रिया हुई, उसके ठीक 14वें दिन, हर मंथ में 14वें दिन महिला में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। क्या होती है बेटा? अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया। अंडोत्सर्ग प्रक्रिया में क्या होता है मेरे दोस्तों? अंडे का उत्सर्जन होता है। बोले तो सर अंडाणु का निष्कासन होता है। हर मंथ महिलाओं में एक अंडाणु का निष्कासन होता है, चाहे महिलाएं मैथुन या संभोग की क्रिया करे या नहीं करे। जैसे उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रक्रिया हुई और मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रक्रिया होने के ठीक 14वें दिन अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। मतलब कि यौवन की प्रक्रिया, मतलब कि मैं कह सकता हूं जैसे ही उसमें अंडाणु का निष्कासन होना प्रारंभ हुआ, वो बच्चे की उत्पन्न करने की स्थिति में आ चुकी होती है। यही बात अगले ने पूछा है कि सर उसमें शुरुआत किस से होती है? तो रजो दर्शन। बोले तो जब वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया हुई और उसमें वो बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता आ सकती है। माहवारी यानी कि अपन कह सकते हैं कि हर मंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रक्रिया होती है, जिसे माहवारी का नाम से जाना जाता है। किशोर अवस्था अपन बोल सकते हैं जिसमें अपन उसमें जो लैंगिक जननांग पूर्ण विकसित हो जाए, स्तनों का विकास पूर्ण रूप से हो जाए, ये सारी की सारी चीजें किशोर अवस्था में आ जाएगी। रजो निवृत्ति की अगर अपन बात करें तो महिलाओं में जब अंतिम बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रक्रिया होती है, उसे रजो निवृत्ति बोला जाता है, जो कि मेरे दोस्तों 45 से लेकर 50 वर्ष की उम्र में माना जाता है। कब माना जाता है बेटा? 45 से लेकर 50 वर्ष की उम्र में मेरे दोस्तों ये रजो निवृत्ति के नाम से जाना जाता है। तो सर हमारे जो इससे संबंधित मतलब कि जननांग या जनन तंत्र प्रजनन तंत्र से संबंधित रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितने भी जो क्वेश्चंस थे एग्जाम की दृष्टि से, सभी क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा की। बाकी की आगे की चर्चा अपन और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। बाय।